सौतेला भाई छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। छोटी बहन थी भी बहुत खूबसूरत। मेरा शक करना तो नहीं बनता था, लेकिन बहन भाई की हरकतें अजीब सी हो गई थीं। जैसे ही स्कूल से छोटी बहन आती तो सौतेला भाई उसके आगे पीछे फिरता रहता। एक दिन मेरे कानों में भाई की आवाज़ पड़ी, जो कमरे में बैठा छोटी बहन को कह रहा था कि तुम्हें पिंक रंग बहुत पसंद है। लेकिन मैं हैरान थी कि छोटी बहन ने तो आज काला सूट पहना हुआ था, फिर वह रंग की बात क्यों कर रहा था। रात हुई तो मैं बाथरूम गई और देखकर परेशान हो गई जब मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी, जहाँ छोटी बहन ने अपनी पिंक। मेरी 12 साल छोटी बहन को मेरा भाई बहुत प्यार करता और कहता कि इसे तो मैं पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा। जबकि मुझे ये सब देखकर बहुत डर लगता, क्योंकि मेरा भाई उसका सौतेला भाई था। पता नहीं क्यों मैं हर वक्त अपने भाई को शक की निगाहों से देखती रहती। भाई ने ज़बरदस्ती मेरी छोटी बहन को स्कूल में दाखिल करवा दिया, मगर मेरी बहन हर दूसरे दिन स्कूल में बेहोश हो जाती और मेरे सौतेले भाई के नंबर पर कॉल आती कि स्कूल में आकर अपनी बहन को ले जाएं। बहन आती तो उसकी हालत अजीब सी होती। अब अक्सर ऐसा ही होने लगा था। एक रोज़ बहन का बैग खोलकर कॉपी चेक की तो उस पर टीचर ने लिखा था कि आपकी बहन रोज़ाना स्कूल 1 घंटा लेट आती है और आप कल स्कूल आइएगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरा भाई तो छोटी बहन को रोज़ाना टाइम पर स्कूल छोड़कर आता था। फिर ये कैसे हो सकता था। मैं उसी दिन भाई से छुप कर स्कूल चली गई। टीचर से मिली तो उसने अलमारी खोलकर मेरी बहन की एक ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरा तो दिमाग ही चकरा कर आ गया। मैं तो अपने होशो-ख्वास खो बैठी थी। टीचर बोली कि आपकी बहन तो रोज़ाना, मेरा नाम फरदौस है, मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरी किस्मत मेरी जैसी खूबसूरत नहीं थी। मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। वो मुझे रोज़ हाथ उठाता और रोज़ मुझ पर तशद्दुद करता, और जिसकी कोई वजह नहीं होती थी। वो छोटी छोटी बातें जो उसे खुद ही बुरी लग जाती थीं, कि आज तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, आज तुमने मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए। मुझे समझ नहीं आती थी कि उसे मुझे मार कर मिलता क्या है। मेरी शादी जब हुई थी मुझे ये समझा गया था कि बेटा, अब तुम जिस घर में जा रही हो इस घर से तुम्हारी लाश ही निकलनी चाहिए। इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ वहाँ पर क्या होता है। मैं समझती थी कि ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मेरी पहली शादी थी, मुझे पता नहीं था। लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जिस तरह मेरा शौहर मुझे मारता था, ऐसे कोई भी अपनी बीवी को नहीं मारता। वो मुझे ऐसे मारता कि जैसे वो पुलिस वाला है और मैं कोई मुजरिम हूँ जिससे वो जुर्म निगलवाना चाहता है। मैं चुपचाप मार खाती रहती। छोटे छोटे जख्मों शौहर मुझे मारता था। ऐसे कोई भी अपनी बीवी को नहीं मारता है। वो ऐसे मुझे मारता जैसे वो पुलिस वाला है और मैं कोई मुजरिम हूँ जिसे वो जुर्म निगलवाना चाहता है। मैं चुपचाप मार खाती रहती, छोटे छोटे जख्मों को छुपाती रहती। जब कोई बड़ा जख्म आ जाता तो कहती कि गिर गई थी। अल्लाह ताला ने मुझे औलाद भी दी थी, मगर मेरे शौहर को फिर भी शर्म नहीं आई थी। एहसास नहीं हुआ था कि जिसके साथ आज जुल्म कर रहा हूँ वो भी तो किसी की बेटी है। कल को मेरी औलाद के साथ ये सब हो सकता है। ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी। मेरे शौहर ने मुझे इतना मारा कि इस तरह मैं औलाद से महरूम हो गई। और उसी दिन मेरा सगा भाई जो बाहर के मुल्क होता था वो अचानक से मुझे मिलने आया। उसने ये मंजर देख लिया। उसने कहा कि मैं अपनी बहन को यहाँ पर ख्वार होते हुए नहीं देख सकता, मुझे साथ ले जाना चाहता था। मेरे शौहर ने कहा अगर ये वापस गई तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। मेरे भाई ने कहा तू तलाक भेज दे, फिर उसके बाद मैं तुझे ठीक करूंगा। मेरे शौहर ने तैश में आकर मुझे तलाक दे दी और उसके बाद मेरे भाई ने उस पर केस करवा दिया कि उसने हमारी बहन पर तशद्दुद किया है। फिर मेरे भाई ने भी मेरी दोबारा शादी करना चाही, लेकिन मैंने दोबारा शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना चाहती थी, क्योंकि मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। सब परेशान थे। मेरा सौतेला भाई पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं थे। हमारा सौतेला भाई हम पर बहुत मेहरबान था। मेरा शौहर मुझे बहुत मारता था, लेकिन उसके बाद मेरे सौतेले भाई ने मेरा बहुत ख्याल रखा। बस कभी थोड़ी बहुत डांट पड़ जाती या गुस्सा कर देता तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन मेरे शौहर को तो मुझे मारने के लिए बहाना चाहिए होता था।
میں زندگی بھر اندھیرے میں ہی رہی تھی، اس لیے اب روشنی مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور اگر کبھی کبھی تھوڑا اندھیرا نظر آ جاتا تو اتنا ڈر نہیں لگتا تھا۔ زندگی اسی طرح گزرنے لگی۔ جب شوہر سے طلاق ہوئی تو میری بہن 6 سال کی تھی، اور آج مجھے اپنے سوتیلے بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں۔ میری بہن 12 سال کی ہو گئی تھی، اور میری طرح وہ بہت خوبصورت تھی۔ جب میں نے اسے 5 جماعتوں تک پڑھا لیا تو اس کے بعد اسے بڑے اسکول میں داخل کروانا تھا۔ میں گھر میں مصروفیت کی وجہ سے بہت زیادہ آنا جانا نہیں کرتی تھی۔ میرا سوتیلا بھائی بھی میری چھوٹی بہن کو بہت پیار کرتا اور کہتا، اسے تو میں پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بناؤں گا۔ میرا سوتیلا بھائی اس کو ایک نئے اسکول میں داخل کروا کر آ گیا۔ دراصل میری بہن کے 2 سال ضائع بھی ہوئے تھے، ورنہ آج وہ بڑے اسکول میں پہلے سے ہی پڑھ رہی ہوتی۔ تو وہ 12 سال کی 6ٹھی کلاس میں تھی۔ میری بہن بہت خوبصورت اور لمبی چوڑی تھی، اپنی عمر سے بھی زیادہ بڑی لگتی تھی۔ اپنی کلاس میں صرف میری بہن ہی زیادہ عمر کی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ باجی لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ میں نے کہا تم چپ چاپ پڑھو، کیونکہ پڑھائی بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی، جب سے میری بہن نے نئے اسکول میں جانا شروع کیا تھا وہ ہر دوسرے دن بے ہوش ہو جاتی تھی۔ جب پہلی بار مجھے اسکول سے کال آئی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ فوراً اپنے سوتیلے بھائی کو بھیجا کہ جائے بہن کو لے آئے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اچانک میری بہن کو کیا ہو گیا تھا؟ اس کی بھی ایک بری عادت تھی، صبح صبح ناشتہ کر کے نہیں جاتی تھی۔ میں نے بھائی کو کہا جا کر لنچ دے آؤ، لیکن اس نے 2 گھنٹے لگا دیے۔ میں نے کہا 2 گھنٹے کہاں لگے؟ اس نے کہا اسکول والے عجیب و غریب قسم کے سوالات کر رہے تھے۔ آپ اس کے بھائی ہیں، لیکن اس کے پچھلے سرٹیفکیٹ میں تو کسی اور کا نام لکھا ہے۔ میں نے بتایا کہ میں اس کا سوتیلا بھائی ہوں، تو مجھ سے کوئی کاغذات سائن کروائیں۔ اور پھر بچی سے پوچھا کہ یہ آپ کے بھائی ہیں؟ جب اس نے کہا کہ میرے بھائی ہیں، تب انہوں نے بچی میرے حوالے کی۔ وہاں سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس کی حالت بہت بری تھی، ڈاکٹر کے بعد بہت رش تھا، کرتے کراتے 2 گھنٹے لگ گئے، لیکن اب پہلے سے بہتر تھی۔ لیکن اسے بہت نیند آ رہی تھی اور وہ فوراً سو گئی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، جب وہ چھوٹی بچی بھی تھی تب بھی نہیں ہوا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ بڑی ہو رہی تھی۔ اصل پریشانی میری تب شروع ہوئی جب اگلے ہفتے بھی یہی ہوا۔ دوبارہ سے میرے بھائی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس دفعہ بھی میرا بھائی اسے لینے کے لیے گیا۔ بھائی نے کہا ڈاکٹر نے کہا ہے یہ کمزور ہے، اس کو خون کی کمی ہے، اس کو اچھی خوراک دیں۔ میں نے بہن کی صحت کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، اللہ کا شکر تھا، ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑتا تھا۔ اپنے گھر میں اچھا بھلا کھانا پیتا تھا۔ بہن کی خوراک کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اسے کوئی کام بھی نہیں کرواتی تھی۔ اسکول والوں کو بھی کہہ دیا کہ اس کو کام کم دیا کریں۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر تھوڑی بہت اردو پڑھ لیتی تھی، اس لیے بھائی سے کہا اس کے اسکول کی ڈائری میری طرف پیغام لکھ دیں، اس کو کام کم دیا کریں، اس کی طبیعت آج کل بڑی خراب رہتی ہے۔ اس نے بھی کاپی پر لکھ دیا۔ میری چھوٹی بہن ابھی چپ چاپ رہتی تھی، کوئی بات نہیں کرتی تھی، بہت پریشان رہتی تھی۔ میں نے ایک دن پوچھا تو کہنے لگی بات یہی سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں، میں اگر بیمار ہو گئی پڑھائی کیسے کروں گی؟ میں نے کہا پڑھنے کے لیے ساری زندگی پڑھی ہے، صحت ضروری ہے، زندہ ہوگی تو پڑھائی کرو گی۔ پھر اس کے بعد بھی اس کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ میری بہن اسکول سے آتی تو اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی۔ وہ کہتی مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا دیں، اور مجھے اس کی پسند کا کھانا بنانا پڑتا، کیونکہ اس کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ سبزیاں نہیں کھاتی تھی، رات کو دودھ بھی پیا کرتی تھی۔ ہم اسے پھل فروٹ بھی کھلاتے تھے۔ اس پر بہت پیسہ خرچ ہو جاتا تھا۔ بھائی سے کہا بہت خرچ ہو رہا ہے تو کہنے لگا اپنوں کے لیے تو انسان کماتا ہے۔ ویسے اس نے یہ بہت اچھی بات کی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں صرف اس بات پر حیران تھی کہ ہفتے کے دن ہی میری بہن کیوں بے ہوش ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک دو دفعہ تو چلو اتفاقاً ہو جاتا ہے، لیکن ہر ہفتے والے دن ہی وہ کیوں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ہفتے والے دن تمہیں اسکول سے زیادہ کام ملتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس میری طبیعت خراب رہتی ہے۔ لیکن میرے سوتیلے بھائی کو وہ اپنے دل کی بات بتایا کرتی تھی۔ میرا سوتیلا بھائی شام کو اسے گھمانے بھی لے جایا کرتا تھا، کہتا تھا کہ باہر لے جاؤں گا تو اس کا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ مجھے ایک بات کی خوشی تھی کہ وہ میری بہن کا بہت خیال رکھتا تھا، اور میرا بھی، ورنہ باتیں کرنے والے تو چپ نہیں ہوتے۔ سب نے کہا تھا کہ تمہارا سوتیلا بھائی تمہارے لیے ایک غیر محرم ہے، اس کے ساتھ تم اپنی بہن کو نہ رکھو۔
मुझे कभी कभार ये सोचकर अपने सौतेले भाई पर शक भी होने लगता, मगर मैं ऐसा शक अपने जहन में नहीं लाना चाहती थी। वैसे भी हमारा सौतेला भाई हमारे साथ अच्छा था, दिखने में ऐसे नहीं लगता था, मुझे भी प्यार करता था। इतने सालों में उसने मुझे काफ़ी इज्जत दी। अगले हफ्ते फिर मेरी बहन भी होश हो गई, और वो भी हफ्ते वाले दिन। और उस दफ़ा रात को मैंने अपनी बहन के रोने की आवाज़ सुनी। मैं हैरान थी कि किस बात पे रो रही है। मैं अंदर चली गई। आखिर मेरी बहन थी, मुझे तो पता करना था। उसने कहा कि मैं बीमार होने की वजह से पढ़ाई ठीक नहीं हो रही। आज मुझे रियाती की टीचर ने डांटा है। मैंने कहा, उनको नहीं पता कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है? उसने कहा, पता है, लेकिन वो ऐसे ही हैं। मैंने दिल में सोच लिया कि मुझे स्कूल जाकर बात करनी चाहिए। लड़कियों का स्कूल है, मेरे सौतेले भाई को अंदर जाने नहीं देते। इनसे बात कैसे कर सकता है? मुझे उसकी क्लास टीचर से कोई बात करनी चाहिए। उसकी तबीयत ख़राब है, उसको काम काम कर दिया करें, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सजा नहीं दिया करें। बीमार बंदा तो अपना आवाज़ संभाल नहीं सकता, पढ़ाई कैसे करेगा? जहाँ तक मुझे पता है मेरे भाई की तनख्वाह सिर्फ 25,000 थी, लेकिन आजकल उसके पास बहुत सारे पैसे आए हुए थे। जब मैंने पूछा तो कहने लगा, एक दोस्त के कारोबार में पैसे लगाए हैं, उसने मुनाफा दिया है। मैंने कहा, चलो अच्छी बात है। दिन यूं ही गुजरने लगे। एक दफ़ा मुझे स्कूल से कॉल आई कि बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई है, उसको ले जाएं। तो मैंने अपने सौतेले भाई से कहा, मैं खुद ही चली जाती हूँ, आप रहने दें, मिलकर जाते हैं। ये जानकर मेरे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। वो इस तरह से घबरा गया कि न जाने पता नहीं क्या हो जाएगा। कहने लगा, नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊँगा। उस वक्त बहुत रश होता है, तुम कहाँ जाओगी? मैंने कहा, मैं अकेली नहीं जाती, आप भी मेरे साथ चलें। मैं आपके साथ चलती हूँ। मेरे सौतेले भाई ने कहा, नहीं, मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। डॉक्टर के पास बहुत रश होता है, छोटा सा क्लिनिक है, वहाँ बैठने की भी जगह नहीं होती। मेरे सौतेले भाई ने दुनिया के सारे बहाने कर लिए, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया। वो मेरी बहन को 2-3 घंटे बाद वापस ले आया। मुझे दाल में कुछ काला लगता था, कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। मेरे भाई की शक्ल बता रही थी कि वो मुझसे बार बार झूठ बोल रहा है। कुछ चल रहा है उन दोनों के दरमियान, और मेरा भाई इसका साथ दे रहा था। इस उम्र में कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता, पर मेरी बहन तो ऐसी नहीं थी, और मेरा सौतेला भाई भी इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि बच्चे के साथ मिल जाए। इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं फ़ोन का इंतज़ार नहीं करूँगी, किसी हफ्ते टाइम निकाल कर खुद उसको लेने जाऊँगी। पता करूँगी आखिर ऐसा क्या होता है कि मेरी बहन इतना थक जाती है, और उस्तादों से पूछूँगी कि इसको कहीं ऐसे कमरे में तो नहीं पढ़ाते जहाँ पंखा लगा हुआ ना हो, या फिर स्कूल का कोई काम तो नहीं करवा रहे। मेरी बहन क्यों बेहोश हो जाती है? वो क्यों स्कूल वालों से बहुत डरती है? अगर वो उनके साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वो घर आकर बिल्कुल भी नहीं बताती। इसलिए मुझे खुद जाकर पता करना चाहिए। इसलिए मैंने जाने का इरादा कर लिया। एक दिन मेरा सौतेला भाई काम पर गया हुआ था, और अभी छुट्टी में 3 घंटे बाकी थे। मैंने अपने घर के काम जल्दी जल्दी ख़त्म किए और अपनी बहन के स्कूल की तरफ रवाना हो गई। अजीब बात थी, जब मैंने उसे स्कूल दाखिल करवाया तब से मैं उसके स्कूल गई ही नहीं थी, क्योंकि घर के काम ख़त्म नहीं होते थे। लेकिन आज मुझे जाना था। जब रिक्शे वाले को एड्रेस समझाया और कहा कि वहाँ स्कूल जाना है, तो उसने कहा, इस नाम का तो वहाँ कोई स्कूल नहीं। मैं तो हैरान रह गई। मैंने सोचा कि शायद रिक्शे वाले को कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा, आपको इस एड्रेस का तो पता चल जाएगा? तो कहने लगा, जी हाँ। मैंने कहा, बस मुझे इस एड्रेस पर उतार दें, स्कूल में खुद तलाश कर लूँगी। रास्ते में सोच रही थी कि एक रिक्शे वाले को तो पूरे इलाके का पता होना चाहिए, लेकिन ये किस तरह का रिक्शे वाला है जिसका कुछ पता ही नहीं। वहाँ पहुँची तो गली के अंदर स्कूल नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जिस स्कूल का नाम मेरी बहन ने बताया करती थी, उसका नाम मुझे एक बोर्ड एक इमारत पर नज़र आ गया। लेकिन ये बहुत ही पुराना था, और कोई इसको पढ़ भी नहीं सकता था, लेकिन मुझे समझ आ गई यही स्कूल है। फिर मैंने देखा, और दरवाजे पर न जाने बाहर कोई गार्ड बैठा था, और ना आसपास कोई बच्चा या कोई रेडी वाला खड़ा था। वहाँ तो स्कूल जैसा माहौल ही नहीं लग रहा था। फिर मैं अंदर दाखिल हो गई और देखा तो अंदर काफ़ी सारे कमरे थे, और वो अंदर से भी कुछ स्कूल जैसा ही नहीं लग रहा था। इमारत बड़ी गंदी थी। एक तरफ मैंने देखा तो अंदर एक आदमी बैठा था जो कि नशा कर रहा था। मैंने सोचा, इस नशेई का यहाँ क्या काम? बच्चों के स्कूल में अंदर बैठा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने सोचा, प्रिंसिपल से मिलूंगी तो इस बारे में ज़रूर बात करूंगी। थोड़ी देर के बाद मुझे एक गाने की आवाज़ आने लगी, जिस पर बहुत अच्छा डांस हो सकता था, यानी कि वैसा गाना था जिस पर कोई डांस कर सकता था, और वह गाना गूंज रहा था। मैंने कहा, स्कूल के अंदर गाना गूंज रहा है, अजीब बात है।
फिर सोचा शायद किसी फंक्शन की तैयारी हो रही होगी, क्योंकि स्कूल में फंक्शन होते हैं तो लड़कियां इसी तरह के गानों पर डांस वगैरह और डब्ल्यू करती हैं, और फिर इस तरह से कोई ना कोई फंक्शन होता है। और अभी वैसे भी ईद आने वाली थी, ईद पर शायद कलर डे था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बहन की क्लास कौन सी है। अब मैं सोचने लगी मुझे कोई लड़की मिल जाए तो मैं उससे पूछूं कि मेरी बहन की क्लास कौन सी है। मुझे कोई भी लड़की नज़र नहीं आ रही थी। मुझे एक औरत नज़र आई जिसने नहायत ही अयूब कपड़े पहन रखे थे। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, किससे मिलना है आपको? मैंने कहा, फातिमा की क्लास कौन सी है? तो कहने लगी, कौन सी क्लास के बारे में पूछ रही हैं बीबी? मैंने कहा, फातिमा कहाँ है, आपको पता है क्या? तो वो कहने लगी, फातिमा जो गोरी सी है जिसके गाल पर तिल भी है। मैंने कहा, हाँ हाँ वही। तो कहने लगी, वो अभी मसरूफ़ है। मैंने सोचा शायद वह पैर ले रही होगी। फिर मैंने कहा, अच्छा आप उसे बुला दीजिएगा। उसने कहा, आधे घंटे के बाद फ़र्क होगी आ जाएगी। आप उसकी क्या लगती हैं? मैंने कहा, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। और वो वहाँ से हंसती हुई चली गई। पता नहीं वो मुझ पर हंस क्यों रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैं हैरान रह गई। फिर एक कमरे से एक आदमी बाहर निकला जो अपनी कमीज़ के बटन बंद कर रहा था, और पीछे एक लड़की भी थी। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन फातिमा थी। मैं हैरान रह गई और एक झटके से मुझे समझ आ गया ये कोई स्कूल नहीं बल्कि एक तवाइफ खाना था। मेरी बहन मुझे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसने सर झुका लिया। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम ये सब क्या कर रही हो? मैंने सोचा शायद हमारी बहन हम दोनों बहन भाइयों से झूठ बोलती हैं, कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रही है। लेकिन उसने रोना शुरू कर दिया। तो फिर एक औरत वहाँ पर आई और कहने लगी, इसको क्यों मार रही हो? इसका सौतेला भाई तो उसे खुशी से यहाँ ले आता है। और फिर उसने मुझे सारी कहानी सुनाई। उसने कहा कि यहाँ लोग अपनी बच्चियों को छोड़ जाते हैं, तुम्हारा सौतेला भाई भी उसको हर हफ्ते वाले दिन यहाँ पर छोड़कर जाता है और दोपहर के बाद वापस ले जाता है, मगर ये हर हफ्ते बेहोश हो जाती है और पैसे तुम्हारा सौतेला भाई वसूल करता है। तुम्हारे भाई ने घर का नंबर भी दिया था और कहा था कि मेरी बहन को शक ना हो, बस तुम इस तरह बात करना, मैं खुद समझ जाऊँगा। उसने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन उसने हमें कहा था कि तुम उसकी सौतेली बहन नहीं हो और ये उसकी सगी बहन है और वह अकेला ही इस बच्चे का मालिक है। तो मैंने कहा कि वो झूठ बोलता है, वो इसका सौतेला भाई नहीं बल्कि एक कसाई है। अगर भाई होता तो उसके साथ ऐसा थोड़ी करता। वह इस बात पर हंसती और कहने लगी, नहीं ऐसी बात नहीं, पर ऐसी भी लड़कियां आती हैं जिनको उनके अपने सगे माँ बाप छोड़ जाते हैं और वो ये सब गुर्बत की वजह से करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें इस बात का पता नहीं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। अपनी बहन को ले जाना है तो ले जाओ और अगले हफ्ते इसी टाइम ज़रूर भेज देना। मैं खामोश हो गई क्योंकि मैं उन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती थी। मेरा मुजरम तो मेरा भाई था। मैं घर नहीं गई बल्कि सीधा पुलिस के पास गई और उनको सब कुछ बता दिया। ये भी बताया कि इस जगह स्कूल के नाम पर कौन सा कारोबार हो रहा है और अपने सौतेले भाई पर भी केस करवाने के लिए FIR दर्ज करवा दी कि मेरा सौतेला भाई मेरी बहन को वहाँ पर भेजता है, और सारा कुछ जो भी मुझे पता था उनको बता दिया। किस्मत से पुलिस का बड़ा अफसर खड़ा था जिसने मुझे देख लिया। मैंने उसको सब कुछ बता दिया। उसने फ़ौरन नफरी भेजी। उन सब लोगों के साथ मेरे भाई को भी हिरासत में ले लिया। मेरा सौतेला भाई मेरी बहन का सौदा कर रहा था। वो हर हफ्ते वाले दिन उसे तवाइफ खाने छोड़ आता और उसकी कमाई खा रहा था। छोटी बहन को भी धमकाया था, अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वह उसे मार देगा। तब ही मेरी मासूम बहन डर गई थी, मगर मेरी बहन बहुत समझदार थी। उसने मुझे बताया कि उसने अपनी इज्जत कैसे बचाई। जब भी उसके करीब कोई आने लगता तो वो बेहोशी का नाटक कर देती और जानबूझकर ज़मीन पर गिर जाती, मुँह से जाग निकालने लगती ताकि वो लोग डर जाएं, उसे हाथ ना लगाएं। मेरी बहन की उम्र क्या थी, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। उसके बाद मैंने अपने सौतेले भाई की शक्ल नहीं देखी। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी।